Hello everyone, I am Radha Pandey and I am going to teach you a chapter of class 12th that is coordination compound. Coordination compound को सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि ये कंपाउंड आया कहाँ से होगा, इसका ओरिजिन क्या रहा होगा। दुनिया में काफ़ी सारे तरह के कंपाउंड हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट नेटवर्क कंपाउंड। उनमें ही एक अलग तरह का कंपाउंड पाया जाता है जिसको अपने बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड क्या चीज़ होता है? जब कोई दो सिंपल स्टेबल कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो वहाँ से एक नया क्रिस्टलाइन कंपाउंड डेवलप होता है और उस नए क्रिस्टलाइन कंपाउंड को कुछ और नहीं बल्कि एडिशन कंपाउंड कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं इस बात का, जैसे कि व्हेन टू और मोर simple compounds mixed together in a fixed proportion, a new crystalline compound is produced called addition compound. एडिशन कंपाउंड क्या बोला हमने कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड को आप मिक्स करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स स्टेक्योमेट्री में, तो एक नया क्रिस्टलाइन कंपाउंड जनरेट होता है और हम उसे एडिशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट है। इस 1 मोल कॉपर सल्फेट का रिएक्शन मैंने 4 मोल अमोनिया से कराया है, तो मेरे पास एक नया कंपाउंड जनरेट हुआ CuSO4.4NH3। ये एक एडिशन कंपाउंड है, और ये दोनों सिंपल कंपाउंड है। अब आप देख सकते हैं कि इन दो सिंपल कंपाउंड्स को जब मैंने मिक्स किया तो मेरे पास एक एडिशन कंपाउंड है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स किया है मैंने। डेफिनेटली इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो इन दोनों से ही काफ़ी डिफरेंट होगा, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी इसके पास कहाँ से आया? जो कॉपर सल्फेट और अमोनिया के बीच में बॉन्ड डेवलप हुआ है उस बॉन्ड ने इसकी प्रॉपर्टी को डिफरेंट कर दिया है इन दोनों ही सिंपल कंपाउंड से। ना ही ये कॉपर सल्फेट की तरह बिहेव करेगा, ना ही ये अमोनिया की तरह बिहेव करेगा। सही है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं, जैसे कि KCN और AgCN का आपस में हमने रिएक्शन करा दिया, तो हमें यहाँ से एक नया कंपाउंड मिलता है KCN.AgCN, जो कि वंस अगेन एक एडिशन कंपाउंड है, और यहाँ पर फिर से ये दोनों कंपाउंड जो है सिंपल कंपाउंड है। पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड को जब आप मिक्स करते हैं तो यहाँ से हमें एक नया एडिशन कंपाउंड मिल जाता है जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। सही बात है। अब ये जो एडिशन कंपाउंड है, इस एडिशन कंपाउंड को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया। इस एडिशन कंपाउंड को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला डबल सॉल्ट, या फिर आप इसी को कह सकते हो लैटिस कंपाउंड, जबकि दूसरा जो कंपाउंड है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमें इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इसके पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। सही बात है। तो आइए इनके बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं।
क्या बोला मैंने, पहला कौन सा कंपाउंड है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। डबल सॉल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली, सॉलिड स्टेट ओनली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप इनको पानी में डाल दोगे तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। तो मैं दूसरा पॉइंट लिख सकती हूँ कि ब्रेक कंप्लीटली when dissolved in water। अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक कंपाउंड है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। आप देख सकते हैं अगर मैं इस कंपाउंड को पानी में डाल दूंगी तो ये यहाँ पर K प्लस Mg+2 प्लस Cl माइनस आयन फॉर्म कर लेगा। सही बात है। अब इस कंपाउंड का वैसे नाम होता है कार्नेलाइट, और कार्नेलाइट के सोल्यूशन को जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे, जब इसके सोल्यूशन को आप चेक करोगे तो इसके सोल्यूशन के अंदर KCl की प्रॉपर्टी पाई जाती है और MgCl2 की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सही बात है। तो मैं इस बात को अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ कि व्हेन कार्नेलाइट dissolve in water, its solution exhibit the property of KCl and MgCl2। इसका सॉल्यूशन जो है वो KCl और MgCl2 की प्रॉपर्टी को एक्सिबिट करेगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। इवन पानी में ये जो हमने कंपाउंड को डाला तो ये इस तरह से आयंस के फॉर्म में आ गया, और आप यहाँ से क्लोरीन का या जो आयंस है उनका टेस्ट भी ले सकते हो। जैसे क्लोरीन आयन का मैं आपको टेस्ट दिखाती हूँ। आप यहाँ पर अगर एक्सेस AgNO3 ऐड कर देते हो तो ये क्लोरीन माइनस जो है ये AgCl फॉर्म कर लेता है, जो कि सिल्वर वाइट PPT फॉर्म करेगा। सही बात है, ठीक है। अब मेरे पास और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ। सेकेंड एग्जांपल, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर आप इसको पानी में डालोगे, इसको कहते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। तो ये आपको K प्लस एल्यूमिनियम +3 प्लस SO4 -2 आयन दे देगा। सही है। मतलब इसके सोल्यूशन में ये आपको K प्लस एल्यूमिनियम +3 और SO4 -2 का आपको प्रेजेंस दिखेगा। सही बात है। और आप इस SO4 -2 का इन आयंस का टेस्ट भी करा सकते हो। मैं SO4 -2 का आपको टेस्ट दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर बेरियम क्लोराइड ऐड कर दूँ तो ये BaSO4 बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि वाइट PPT फॉर्म करता है, वाइट PPT फॉर्म करेगा। सही बात है। अल्टीमेटली अगर हम ध्यान से देखें इस बात को तो ये कंपाउंड जो है, जो हमने जो कि स्टार्टिंग में ही पढ़ा इस बारे में कि ये पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है डिसॉल्व करने के बाद पानी में। ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जा रहा है।
वाटर के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो है ये कंप्लीट आयंस जो है वो आपको नजर आ जाती है और आप इनका आयंस का टेस्ट भी करा के देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे SO4-2 का टेस्ट करा दिया है, यहाँ मैंने क्लोरीन आयन का टेस्ट करा दिया है। इसके अलावा मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, वो भी आप देख लो। तीसरा एग्जाम्पल जो है उसकी बात अगर मैं करूँ तो वो है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस डॉट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ, एक मिनट, NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। सही। और अगर आप इसको फर्दर पानी में डालोगे तो ये बना देगा Fe+2 आयन प्लस NH4 प्लस आयन प्लस SO4-2 आयन। फिर से वंस अगेन वही चीज़ हुआ, आपने एक डबल सॉल्ट पकड़ा, आपने एक लैटिस कंपाउंड लिया और जब आपने इसको पानी में डाला तो आपको यहाँ से ही आयंस के फॉर्म में कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। सही बात है। तो हमें कुल मिला जुला करके यहाँ से समझ में आया कि एडिशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया जाए एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो एक नया कंपाउंड जनरेट होता है जिसका बिहेवियर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिनसे वो मिल के बना है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। पहली बात। दूसरी बात, वो एडिशन कंपाउंड दो तरीके का था, पहला डबल सॉल्ट और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या चीज़ है? डबल सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपको सॉलिड स्टेट में ही केवल स्टेबल दिखेगा और अगर आप इसको पानी में डाल देते हो तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होने के बाद इसके आयंस बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं और आप इन आयंस का टेस्ट भी करा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कार्निलाइट का एग्जाम्पल लिया है। कार्निलाइट को जब मैंने पानी में डाला तो पानी में ये K+Mg+2 और Cl- के फॉर्म में टूट गया। इसके सोल्यूशन को जब मैंने चेक करा तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था और इन आयंस का टेस्ट भी मैं देख सकती हूँ। जैसे मैंने Cl- का कराया है और ये AgCl फॉर्म कर लिया है। सही बात है। बिल्कुल उसी तरीके से पोटास एलम में भी यही चीज़ हुआ। यहाँ पर ये जो आपका पोटास एलम का जो कंपाउंड है, ये पोटास एलम जो है, इसको जब मैंने पानी में डाला तो ये K+Al+3 और SO4-2 में टूट गया और ये आपको आगे चल करके SO4-2 का मैंने टेस्ट करा करके व्हाइट PPT फॉर्म कर लिया है BaSO4 बना के, बैरियम सल्फेट बना के। बिल्कुल सेम यही चीज़ हुआ। इस कंपाउंड को मोर सॉल्ट कहते हैं, इस कंपाउंड को मोर सॉल्ट कहते हैं और मोर सॉल्ट को भी जब आप पानी में डालोगे तो ये Fe+2 NH4+ और SO4-2 आयन का फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आ रही है बात? ओके। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो मुझे अब इसके आगे आपको समझाना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या चीज़ है और कैसे ये सब डिफरेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहला पॉइंट कि ये डू नॉट ब्रेक कंप्लीटली, डू नॉट ब्रेक कंप्लीटली इनटू इट्स constituents when dissolved in water। जब आप पानी में इसको डिसॉल्व करोगे तो ये पूरी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में टूटेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जैसे जो डबल सॉल्ट थे या जो लैटिस कंपाउंड थे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को गेन कर लेते थे और अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते थे। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को कभी भी रिगेन नहीं करते हैं। तो मैं इस बात को लिख सकती हूँ कि रिटेन देयर own property and do not regain से अच्छा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, do not
acquire, do not acquire the property of its constituents when dissolve in water। जब पानी में आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को कभी भी एक्वायर नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। सही है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इफ ही CN6 और ये लगा लिया आगे K3। ठीक है। इस कंपाउंड को कहते हैं पोटेशियम फेरी साइनाइड। सही है। अगर इस कंपाउंड को हम पानी में डाल दें तो ये यहाँ पर एक तो K+ आयन बनाएगा और साथ में ये फेरी साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, फेरी साइनाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, फेरी साइनाइड आयन को फॉर्म करेगा। अब क्या डिफरेंट है पीछे वाले से? इसमें पीछे वाला जो कंपाउंड था, आप उसके जैसे आपने एग्जांपल लिया था KCl.MgCl2.6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो आपके सोल्यूशन में K+ भी मिलता था, Mg+2 भी मिलता था और आपको क्लोरीन आयन भी मिलता था। आप तीनों में से किसी का भी टेस्ट देख सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप जब सोल्यूशन को चेक करोगे तो पोटेशियम आयन तो मिलेगा, लेकिन अगर आप साइनाइड का टेस्ट कराना चाहोगे या आयरन का टेस्ट कराना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आयरन और साइनाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं और ये आपको सोल्यूशन में सेपरेट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। दैट्स वाई हमने कहा कि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, कम्प्लीटली ये ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, टूटेंगे बट ये उनसे कम टूटेंगे। इस बात को कैसे समझ सकते हैं? इस बात का एनालॉजी क्या हो सकता है? जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 फुल ऑफ बैग है, मैंने बैग में भर भर के पत्थर रखे हुए हैं और ये जो रॉक्स हैं, जिसमें जो पहला बैग है उसके अंदर जो रॉक है वो मिट्टी का रॉक है, मिट्टी का बना हुआ उसके अंदर चट्टान है। और जब मैं उस बैग को पानी में डाल देती हूँ, पानी में फेंक देती हूँ, तो वो सारा का सारा जो मिट्टी है वो आप अल्टीमेटली पानी में जाने के बाद ढह जाता है और सेपरेट हो जाता है। सही है। और पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जबकि जो दूसरा वाला मेरा बैग है उसके अंदर जो चट्टान है, उसके अंदर भी रॉक्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो रॉक्स हैं वो सीमेंटेड है, सीमेंट के बने हुए हैं और उसके ऊपर से मिट्टी का कुछ पार्ट्स लगा हुआ है। जब मैं उसको पानी में डालती हूँ तो उसके मिट्टी वाला पार्ट तो निकल जाता है, लेकिन सीमेंट वाला पार्ट एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। सही है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ ये भी है। जो आपका डबल सॉल्ट था, जब आप उसको पानी में डालते थे तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जा रहा था, जो हमारे पहले बैग के साथ हुआ। जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखा तो इसके केस में क्या हो रहा है कि डिसोशिएट ये भी हो रहे हैं, पर ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं। इसका हर एक आयन को आप नहीं देख सकते हैं सोल्यूशन में। और ये बिल्कुल दूसरा वाला बैग है जिसके अंदर मिट्टी वाला पार्ट तो अलग हो गया, लेकिन बाकी जो आपका सीमेंटेड पार्ट है वो आपका अलग नहीं हो रहा है। सही बात है क्या? तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि डबल सॉल्ट और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके हर एक आयन का आप टेस्ट देख सकते हैं उसके सोल्यूशन के अंदर, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं और आप इसके सोल्यूशन के भीतर इसके हर एक आयन का टेस्ट नहीं देख सकते हैं। सही बात है क्या? ओके, चलिए अब यहाँ से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या चीज़। ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक आधा बातें और। नेक्स्ट चीज क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आमतौर पे मेटल्स का यूज करके बनाते हैं हम लोग, और उसमें जनरली डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। लेकिन जनरली बोला है मैंने, इसके अलावा भी कुछ मेटल होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि फॉर्म्ड बाय यूजिंग ट्रांजिशन
ट्रांजिशन मेटल्स generally को मैं आगे लिख लेती हूँ यहाँ पर। Generally formed by using transition metals, but some S block metals are also used। कुछ एस ब्लॉक मेटल भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लूँ इसका, तो आपने एक बहुत ही फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस कंपाउंड का नाम सुना होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है प्लांट के अंदर पाए जाने वाला एक पिगमेंट होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, साथ के साथ प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट को ट्रैप करने में भी हेल्प करता है। क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके सेंटर में जो मेटल पाया जाता है वो Mg होता है। ये एक Mg कॉम्प्लेक्स है, है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था अभी जस्ट कि इसमें कुछ एस ब्लॉक के मेटल भी लगते हैं, उसका मैंने एग्जांपल दे दिया। आइए एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। आपने एक और नाम सुना होगा, हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में पाए जाने वाला एक पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है, साथ के साथ हमारे ऑक्सीजन को का कैरियर भी है, ये ऑक्सीजन को ढोता है, मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफर कराता है। और ये जो हेमोग्लोबिन है, इसके सेंटर में आपको जो मेटल दिखता है वो Fe आयरन होता है और ये एक Fe का कॉम्प्लेक्स है। सही है क्या? और ये दोनों ही कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। सही बात है? ओके। यहाँ से हमने ये जान लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या चीज़ है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जानने के बाद, ये तो हम समझ गए, कैसे पहचाना जाए कि किसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं, तो इसका भी हमारे पास एक तरीका है। हम इसके कुछ फॉर्मेट हैं जिसको खास तौर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही देखने को मिलते हैं और उसको देख करके बहुत इजीली हम पहचान सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको ऐसा कुछ ब्रैकेट दिखेगा। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख रखा है CuNH3 का होल 4 SO4, ये कंपाउंड मैंने लिख रखा है। इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट है, इस ब्रैकेट के पूरे हिस्से को एक साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो समझते होंगे, तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली मौजूद है, आगे मैं दिखाऊंगी भी आपको। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, जबकि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। कोई दिक्कत? आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो कुछ भी आयंस मौजूद होते हैं, इसको काउंटर आयन कहा जाता है, काउंटर आयन कहते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पार्ट है, उसमें ये जो आपका मेटल आयन है, इसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, और जो इसके बाद बच गया, इन सब को लिगेंड कहते हैं, सही। अब इस तरह के फॉर्मेट में आपको अगर कोई चीज दिख रहा है तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात चल रहा है, जिसमें से ये जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो पार्ट है, यही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट की वजह से, होने की वजह से ही इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी हमने अभी देखी कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, वो इसी कॉम्प्लेक्स पार्ट की वजह से आता है। जैसे आप इस कंपाउंड को अगर पानी में डालेंगे तो SO4 तो सेपरेट हो जाएगा, SO4-2 तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है, ये सेपरेट नहीं होगा। ये बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, आगे जानेंगे इस बारे में भी। तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होने की वजह से ही ये प्रॉपर्टी शो करता है जो हमने पीछे पढ़ा। सही है? ओके।
अब इस पार्ट को मैंने कहा कि इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी कहते हैं। तो यहीं से हम लोग कुछ बात और सीख लेते हैं, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस कितने टाइप के होते हैं। काफ़ी सारे बेसिस पर कॉम्प्लेक्सेस का डिवीजन किया गया है। मैं यहाँ पर एक पहले सिखाती हूँ आपको, कि मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जो उसके चार्ज मौजूद है उसके बेसिस पर। देखेंगे चार्ज के बेसिस पर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला केटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स और तीसरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। केटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर लूँ मैं, तो Cu, अभी जो ऊपर लिया वही ले रही हूँ, Cu NH3 का होल 4। और आप सोचो जब इसको आप पानी में डालोगे तो ये कैसे टूटेगा? ये टूट करके कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाएगा, Cu NH3 का होल 4 और यहाँ से +2 प्लस SO4 -2। सही बात है। तो अल्टीमेटली ये जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जिसको मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो था उसको मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर चार्ज कैसा मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज है। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स का ये एग्जाम्पल बन जाएगा। सही बात है क्या? वही अगर मैं बात करूँ एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देखना आप, FeCN का होल 6 -3। अभी जस्ट पीछे कराया था फेरिसाइनाइड आयन। आप देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है NiCO का होल 4। आप चेक कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है, उसका नेट चार्ज 0 है। ठीक है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस मामले में, उनको लगता है कि ये कंपाउंड भी एक न्यूट्रल कंपाउंड ही है। ठीक है, ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है। कॉम्प्लेक्स का पार्ट है मतलब ये वाला हिस्से के बारे में बात हो रहा है। अगर इस वाले हिस्से पर कोई चार्ज नहीं है तभी वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। सही है, वरना वो केटायनिक या एनायनिक का पार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं जो ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से पर यहाँ पर चार्ज +2 है, तो ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। जबकि पीछे हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसके ऐसे वाले पोर्शन पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट पर चार्ज नेगेटिव था, तो ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सही बात है। और इसके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई नाउ दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है क्या? ओके।